Okay, we are live now. Let's start. Can someone tell me the page number, please? 264. So we are on to the bills of exchange, है ना? हमने कल क्या डिस्कस किया था? कुछ एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम. किसी को भी ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो, लाइव में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा. अलग अलग टर्म्स थी और अलग अलग क्या थी, कॉन्सेप्ट थी. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था कल के डेट में कि कौन से बिल को 3 डेज ग्रेस के देने नहीं है. तो एक था बिल ऑन डिमांड और उसका नाम था बिल एट साइट, है ना? तो बिल एट साइट इज अ डिफरेंट थिंग एंड बिल आफ्टर साइट इज अ डिफरेंट थिंग. तो एट साइट इज नॉट इक्वल टू आफ्टर साइट, ये बात ध्यान में रखनी है सब. इज दैट ओके? फिर हमने देखा था इनकेस ऑफ बिल पेएबल आफ्टर साइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्यू डेट. होल्डर जो टर्म है आपके पढ़ाई में, इसका मतलब क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलते हैं, ये भी हमने कल क्या किया था, डिस्कस किया था. टाइप्स ऑफ बिल में हमने ट्रेड बिल देखा था जो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए रेज किए जाते हैं. अकोमोडेशन बिल को कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया था. आई होप कि सबने देखा, पढ़ा और समझा. दीपेश, मानसी, आयुषी, कैमरा ऑफ नहीं करना है, नहीं तो मैं सीधा लेक्चर से निकाल दूंगा, फिर घर पे बैठ के आराम से रिकॉर्डिंग देखना. इनलैंड बिल हमने पढ़ा है, फॉरेन बिल हमने पढ़ा है, आफ्टर डेट बिल हमने पढ़ा, आफ्टर साइट बिल हमने पढ़ा, बिल पेएबल और डिमांड और एट साइट, इसको भी कल हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. हॉनर करना क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? जब उसका ड्यू डेट आता है तब अपना जो भी ड्यू है उसको क्या कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए. डिसऑनर होना बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसका मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट पे जो ड्रॉवी है या जिसकी लायबिलिटी है वो क्या नहीं दे पाया, पैसे नहीं दे पाया. डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी हो सकता है. इसके डिसऑनर के 2 टाइप्स है ना? और बिल में भी डिसऑनर्ड इन कितना वेज बेटा? 2 वेज. पहला है कि एक्सेप्ट ही मत करो आया हुआ बिल, वहीं पे बोल दो जा नहीं करता, जो करना है वो कर ले. और एक बार के लिए बोलो ठीक है बेटा अभी तो एक्सेप्ट कर दे रहा हूं, तेरे को कब देख लूंगा, ड्यू डेट पे. और ड्यू डेट पे बोलना जब मेरा मूड नहीं है क्या देने का, पैसा देने का. तो बिल हो गया क्या, डिसऑनर. डिसऑनर जब भी होता है आपका बिल, उसका आपको क्या करना पड़ता है, नोटिंग. और ये एक वकील करता है जिसका डेजिग्नेशन क्या कहलाता है, नोटरी पब्लिक. इसमें खर्चा भी आता है, ये फुकट में होता नहीं. कुमकुम कैमरा ऑन रखना है, भागना नहीं है क्लास छोड़ के. उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, प्रोटेस्टिंग. आफ्टर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल authenticated by getting noted on a notary by the notary public, then certifies the same. This certificate is known as क्या, protest. अब एक शब्द है प्रोटेस्ट. तो क्या होता है जब अपन के पास बिल रिसीवेबल होता है ड्यू डेट पे, अपन उसको क्या करने बेचते हैं, हॉनर करने बेचते हैं. जिसके लिए वो बिल पेएबल है वो उसे क्या कर देता है, डिसऑनर कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता नहीं है. उसके बाद हम जाते हैं एक वकील के पास जिसका नाम क्या होता है, नोटरी पब्लिक. वो क्या मेंशन करता है, फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक कागज पे लिख के हमें एक सर्टिफिकेट देता है कि मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है और मेरी जांच में यह पाया गया कि जिसके लिए बिल रिसीवेबल था उसने सही बिल ड्रॉ किया था, एक्सेप्ट करने वाले ने भी सही बिल एक्सेप्ट किया था, है ना? उसके बाद जिसने ड्रॉ किया था या जो होल्डर इन ड्यू कोर्स था या जो पेई था या जो ड्रॉवर था, उस व्यक्ति ने सही तरीके से इस बिल को हॉनर करने के लिए जैसा भेजना चाहिए था वैसा भेजा था. और उसके बाद भी जिसके लिए बिल पेएबल था उसने क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया. तारीख के साथ, समय के साथ, घटनाओं के साथ सब कुछ जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया रहेगा और जिसको सर्टिफाई करेगा नोटरी पब्लिक, उस पेपर को, उस दस्तावेज को क्या बोला जाएगा, प्रोटेस्टिंग. तो नोटिंग होने के बाद जो जारी होता है सर्टिफिकेट उसको क्या बोला जाता है, प्रोटेस्टिंग. दिस सर्टिफिकेट इज नोन एज प्रोटेस्ट. Thus, protest is a certificate which is a formal in nature and attests the fact of dishonor of bill based on क्या, noting. Is that clear यहाँ तक? चलो, अब ये व्यक्ति कौन होता है जिसका नाम क्या है, नोटरी पब्लिक. ए नोटरी पब्लिक इज अ लीगल प्रैक्टिशनर. लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट या लॉयर या
वकील. अदर पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ नोटरीज एक्ट 1952. तो आप लॉयर होके एक एग्जाम, आपको एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, तो आप नोटरी पब्लिक कहलाते हो. या तो आपको नोटरी पब्लिक नहीं बनना, तो आप आपका जनरल लॉयर का क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. ही इज एंट्रस्टेड विथ, सरकार ने उस पर विश्वास दिखाया. इंटरेस्ट कहां से आया वर्ड, ट्रस्ट से. इन पे गवर्नमेंट का विश्वास है. विद द पावर ऑफ अटेस्टिंग ऑफ अ फॉरेन डॉक्यूमेंट एंड नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे इंटरेस्ट किया गया कि आप ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर सकते हो, साइन कर सकते हो. तो आपने अगर किसी का ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लिया तो माना जाएगा कि वो क्या है, सही है. और ये ट्रस्ट, ये इंटरेस्ट कौन दिखाता है सीए लोगों पे, गवर्नमेंट दिखाता है, इस देश का कानून दिखाता है. वैसे ही इन नोटरी पब्लिक जो ऑफिसर्स होते हैं या लोग होते हैं, इन पे ये विश्वास एक कानून के तहत सरकार करती है. नोटिंग चार्जेस क्या होते, अब आपकी नोटिंग होगी, नोटरी पब्लिक आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट. पॉकेट में देगा क्या, फीस लेगा कि नहीं लेगा. द होल्डर ऑफ अ बिल, होल्डर ऑफ अ बिल वो व्यक्ति होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके उसको हॉनर कराने के लिए बेचता है. होल्डर ऑफ अ बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक. नोटिंग ऑफ अ बिल इज डन बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, डेट ऑफ डिसऑनर एंड रीजंस फॉर क्या, डिसऑनर. For this, notary public charges certain fees, which is known as क्या, नोटरी चार्जेस. इन सब काम के लिए नोटरी पब्लिक एक सर्टन फीस चार्ज करता है, और इसी फीस को हम क्या नाम देते हैं, नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ अ बिल. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्या, इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ अ बिल. होता क्या है, मान के चलो अपन यहां से शुरुआत करते हैं. अनिकेत ने बिल दिया किसको, बख्तियार को. बख्तियार ने बिल दिया किसको, दीप को. अब ये बिल घुमा कैसे, अनिकेत ने ड्रॉ किया, सॉरी बख्तियार ने ड्रॉ किया, अनिकेत ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, अनिकेत ने वापस भेज दिया किसके पास, बख्तियार के पास. तो बख्तियार ने एंडोर्स कर दिया किसको, दीप को. अब दीप बन गया होल्डर. ड्यू डेट पे उस बिल को ऑनर करवाने कौन जाएगा, दीप जाएगा. दीपेश बोरा, तेरे को क्या बार बार बोलना पड़ेगा क्या, कैमरा बंद नहीं करना है. क्लास मतलब क्लास से छोड़ के जाना नहीं है किसी को भी. यही पर्पज है कैमरा ऑन रखने का कि 1 घंटा पूरा ध्यान से क्लास करते हो. ईशा राउत, तेरे को भी अप्लीकेबल है ये. बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो कैमरा बंद करके, समझे. तो भाई दीप ने भेजा बिल ऑनर करने के लिए, अनिकेत ने बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर. तो नोटिंग किसको करवाना पड़ेगा, बख्तियार को कि दीप को, दीप को, क्योंकि होल्डर कौन था, दीप. तो वो खर्चा भी जो है 1 लाख का बिल मानव डिसऑनर हुआ, तो वो किसको पहले देना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक को, दीप को. पर अब दीप किसको फोन करेगा, बख्तियार को. क्या बोलेगा कि भाई तूने जो बिल दिया था मुझे 1 लाख का, वो तो 1 लाख तू देगा ही देगा, ऊपर से तेरे चक्कर में मुझे 2,000 रुपए का क्या लग गया, चार्जेस लग गया, वो भी कौन देगा, तू देगा. फिर बख्तियार किसको फोन करेगा, अनिकेत को. वो भी वही बोलेगा क्या, कि तेरे चक्कर में वो 1 लाख रुपया जो तेरे से लेना था वो तो तेरे को अब अलग से देना पड़ेगा, साथ में इन सब चक्कर में क्या लग गया, मेरे को 2,000 का खर्चा लग गया, वो भी किससे लेना पड़ेगा, तुझे से लो. तो अल्टीमेटली इस पूरे केस में जिसकी लायबिलिटी है वही पूरा भुगतान करेगा, भार वहन करेगा, बर्डन लेगा, किस चीज का, बिल के पैसे भी देने का और उस पे लगे हुए खर्चों को भी और चार्जेस को भी देने का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. Noting charges are initially paid by the holder of a bill who gets the bill noted for dishonor and subsequently recovers the amount from the person from whom the bill has been received. और उसके बाद वो सारे पैसे रिकवर करता है उस व्यक्ति से जिससे उसने वो क्या रिसीव किया है, बिल रिसीव किया है. Noting charges are ultimately borne by the person who primarily liable for it. पूरे के पूरे नोटिंग चार्ज, फिर ये बिल कितने भी हाथ में घूमे उससे फर्क पड़ता नहीं है. ले दे के जितना भी नोटिंग चार्जेस है उसका पूरा खर्चा उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसके वजह से बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ. Thus noting charges are paid by the holder and borne by the drawee. पेड कौन करता है इसको, होल्डर पे करता है, पर इसका बॉर्न मतलब अंतिम भार किस पर आता है, ड्रॉवी. ये पॉइंट क्लियर है.
चलो आगे बढ़ो। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए बिल के दो टाइप में क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। जिसको उसका पैसा लेना है उसके लिए वो है बिल रिसीवेबल, मतलब ये एसेट है एक प्रकार का। ये क्या है? एक प्रकार का एसेट। और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, जो ड्रॉवी है, उसके लिए ये बनता बिल पेएबल। बिल पेएबल अपने आप में क्या है? लायब। तो आपको अकाउंटिंग तो करनी है क्योंकि बहुत चीजें होंगी इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो, a bill of exchange is treated as bill receivable by the person who draws the bill. Bill receivable is an asset for the drawer. A bill of exchange is treated as bill payable by the person who accepts the bill. Bill payable is the liability for the drawer. आगे क्या लिखा है? स्पेसिमेन ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल बुक का क्या देखना है हमें? स्पेसिमेन। चलो हाँ। तो हम क्या करते हैं, हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है जिसमें हम कैश बुक बनाते हैं। पता है आपको, याद है 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे? अरे हाँ कि ना? अगर कैश बार बार आती है और बार बार जाती है, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करना सुविधाजनक नहीं। त्रास का काम, जर्नल पास करो, नरेशन लिखो, फिर उसकी क्या पोस्ट करो? लेजर। उससे अच्छा लेजर की जगह पे सीधा सीधा एक कैश अकाउंट और कैश बुक कॉमनली काम में आ सकता है, जिसमें कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। परचेस अगर हमारा बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है तो परचेस या परचेस रिटर्न के लिए हम परचेस डे बुक या परचेस रिटर्न डे बुक बनाते थे, ताकि हमें बार बार क्या पास ना करनी पड़े? जर्नल एंट्री पास ना करनी पड़े। उसी तरह सेल्स बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है तो हम सेल और सेल रिटर्न की बुक बनाते थे। पर अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि क्रेडिटर को पैसा देते वक्त आप बिल पेएबल को एक्सेप्ट कर लेते और डेटर से पैसा लेते वक्त आप बिल रिसीवेबल क्या करते हो? ड्रॉ करते हो। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है आपके बिजनेस। उधारी में माल बेचा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो सेल्स डे बुक में उसकी एंट्री कर लिया आपने। उधारी पे माल खरीदा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो परचेस डे बुक में क्या कर लिया आपने? एंट्री। अब पैसा देने के लिए आप कैश का उपयोग कम करते हो, चेक का उपयोग भी कम करते हो, और करते भी होंगे तो उसकी एंट्री कौन से बुक में करते हो? कैश बुक। अरे हाँ कि ना? फिर किसी को पैसा देना है तो हम हमारे पास आया हुआ बिल एक्सेप्ट कर लेते ताकि वो हमारे लिए बन जाए क्या? बिल पेएबल। और किसी से पैसा लेना है तो हम उस पर क्या रेस कर देते हैं? बिल रेस कर देते, ड्रॉ कर देते, जो हमारे लिए बन जाता है बिल रिसीवेबल। और अगर ये बहुत ही बार बार होता है तो हर बार के लिए जर्नल एंट्री पास करने की जगह पे ये ज्यादा अच्छा है हमारे लिए कि हम उसके लिए भी एक डे बुक या सब्सिडरी बुक बना लें। ये डे बुक और ये सब्सिडरी बुक आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिलेबस कवर ही नहीं हुआ था। कैसा रहेगा? तो नंबर ऑफ बिल रहेगा, हर हर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सीरियल नंबर। उसके बाद कौन से बिल डेट को आपने क्या किया? वो बिल रिसीव किया। डेट ऑफ बिल कब ड्रॉ किया जाता है? फ्रॉम हु रिसीव, उसका ड्रॉवर कौन है, उसका एक्सेप्टर कौन है, पेएबल कहां पर है, इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है, ड्यू डेट क्या है, फिर उसको लेजर में क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे। अब इसकी जर्नल एंट्री आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है ये भी समझ में आ जाएगी। कितने रुपए का बिल है? अब देखो, बिल पेएबल है तो उसके बदले में एक ना एक दिन कैश देनी पड़ेगी। बिल रिसीवेबल है तो उसके बदले में एक ना एक दिन कैश आएगी। तो जब कैश आएगी या कैश जाएगी, उसकी एक एंट्री तो कभी ना कभी कैश बुक में होगी, जिस दिन आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फिर कैश बुक में जब इसकी एंट्री होगी तो कैश का फोलियो नंबर भी लिखेंगे और रिमार्क के लिए भी क्या रहेगी? जगह रहेगी। इसको आपको होमवर्क मार्क करना, इसको बोलेंगे हम स्पेसिमेन ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। होमवर्क मतलब देख देख के सिर्फ क्या करना है? ड्रॉ करना। अब स्पेसिमेन ऑफ अ बिल पेएबल बुक क्या रहता है? अगर आपका बिल पेएबल है तो वही बिल पेएबल भी रहेगा तो उसका क्या रहेगा? एक नंबर रहेगा। उस बिल को जिसने भी ड्रॉ किया है उसकी क्या रहेगी? एक डेट। टू हुम गिवन, वो बिल आप किसी ना किसी को एक्सेप्ट करके दोगे।
अगर जिसने ड्रॉ किया वो बोलता है मेरे को ही दे दे, उसने किसी और का नाम लिख के भेजा है तो बोले साइन कर और उसको ही दे दे जिसका इस पे क्या लिखा है, नाम लिखा है। ड्रॉवर रहेगा ही रहेगा हर बिल का एक, पेई भी रहेगा जिसको एक्चुअली में आपको क्या देने हैं, पैसे, उसका नाम मेंशन रहा तो ठीक है, नहीं तो वो बेरर रह सकता है। पेई के जगह पे नहीं है कुछ तो क्या लिखोगे आप, बेरर लिखो। वेयर पेएबल इंडिया में हो सकता है या फॉरेन में हो सकता है। टर्म 3 महीने का, 4 महीने का, जितना भी है, 2 महीने का, 160 दिन का, 150 दिन का। लेजर फोलियो, आपको इसका लेजर पोस्टिंग भी क्या करना पड़ेगा। लेजर अकाउंट तो बनेगा ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट बनेगा और बिल पेएबल अकाउंट। अमाउंट पेड, फिर आपका अगर आपके लिए अगर बिल पेएबल है तो एक ना एक दिन आप उसकी अमाउंट क्या करोगे, पे करोगे तो उसकी आएगी डेट, और पेमेंट हुआ तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी कहां पे, कैश बुक में। या तो कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम में, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक कॉलम में। और उस पर कुछ रिमार्क लिखने तो आप उसके क्या लिख सकते हो, रिमार्क लिख सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है अपना, क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल बीइंग एन एसेट कैन बी dealt in with the following ways by the drawer. ड्रॉवर अपने बुक में अकाउंटिंग करेगा, ड्रॉवी अपने बुक में अकाउंटिंग, बराबर है ना। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय ड्रॉवर, पहला है ड्रॉवर हूं मैंने बिल ड्रॉ किया, जिसको मैंने माल बेचा था उसने बिल को एक्सेप्ट किया, यही है ना इसका मतलब। अगर मैं ड्रॉवर हूं तो मैं क्रेडिटर हूं, एक ट्रेड बिल के अंदर मैं सेलर हूं, तो बिल का ट्रांजैक्शन होने से पहले सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन हो चुका है, मतलब मैंने माल बेच दिया। माल बेचने के तुरंत बाद मैं क्या ड्रॉ करूंगा पैसों के लिए, बिल। अब एक केस ये हो सकता है कि मैंने बिल ड्रॉ किया और मैं रिटेन कर रहा हूं उसको ड्यू डेट पर। मैंने बिल आज ड्रॉ किया 3 महीने का, और मेरा इरादा है ना तो इसको बैंक को देके उससे डिस्काउंटिंग करके क्या लेना है, पैसा, ना तो किसी को इंडोर्स करना है। मैं ही रखूंगा 3 महीने और 3 महीने बाद मैं ही इसके क्या लूंगा, पैसे। ये मेरा मकसद हो सकता है। दूसरा केस है डिस्काउंटिंग विद द बैंक, मुझे बिल मिला है 3 महीने का पर मुझे पैसों की जरूरत है आज, तो मैं आज 1 लाख का बिल किसको दे दूंगा, बैंक को, और बदले में हो सकता है 99,000 रुपीज क्या लेके आऊं बैंक से, कैश। ये मेरा पर्पज हो सकता है। तीसरा, एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर इन द सेटलमेंट ऑफ क्या, अकाउंट। मुझे किसी से 1 लाख रुपया लेना है तो मुझे 1 लाख रुपए का बिल, अब मेरा काम है कि मैंने जिससे माल खरीदा, मैंने जिससे क्या खरीदा, माल खरीदा, ये बिल मैं उसको एंडोर्स कर दूं ताकि 1 लाख रुपया मुझे नहीं बल्कि उसको मिल जाए जो मेरा क्या है, क्रेडिटर है। और एक केस हो सकता है सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर क्या, कलेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, मेरी फैक्ट्री है, मेरा बिजनेस है, मैं लोगों को माल उधारी पे बेचता हूं, तो मैंने माल बेच दिया मेरे डेटर को, डेटर ने एक्सेप्ट करके मुझे क्या दे दिया, बिल। मान के चलो ये बिल कितने महीने का है, 3 महीने का। तो मैं क्या करता कि मेरे दुकान के, मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ये बिल 3 महीने तक संभाल के रखता, 3 महीने बाद कहीं पे लिख के रखता कि 3 महीने बाद इसकी क्या है, ड्यू डेट। फिर ड्यू डेट जब आती है तो बैंक के पास भेजता हूं कि भाई जाइए और इसका क्या कलेक्ट करके लाइए, पैसा। या तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ उस व्यक्ति के पास जो कौन है, ड्रॉवी है, और उसको बोलता हूँ कि ड्यू डेट आ गई है, मुझे क्या दे दे, पैसा। आपकी जो बैंक होती है ना, आपकी बैंक आपको क्या बोलती है, अरे सर हम बैठे ना यहाँ पे, आप क्यों कष्ट करते हो, आपने बिल ड्रॉ किया, आपके डेटर ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट। एक दिन उसका ड्यू डेट आएगा, उस डेट को आपका डेटर उस बिल को हॉनर करेगा, उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, आपके बैंक अकाउंट में क्या आ जाएंगे, पैसे। ये बिल आप संभाल के रखो, फिर आपके ध्यान में नहीं रहा तो, भूल गए तो, डेट आके चली गई तो, फिर कहां इतने झंझटे पालोगे। एक काम करो ना, हम आपकी बैंक है, जैसे ही आप बिल ड्रॉ करते, कोई व्यक्ति बिल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तुरंत वो बिल हमारे पास भेज दो आज ही। हम देख लेंगे उसको 3 महीने रखना है, 2 महीने रखना है, 30 दिन रखना है, 60 दिन रखना है, 90 दिन रखना है, और समय पे उसके पास चले भी जाएंगे जो आपका कौन है, ड्रॉवी है, उससे पैसे लेके भी आएंगे और आपके अकाउंट में पैसे जमा भी कर देंगे।
तो आप अपने जेब में क्यों रखते हो ये सब काम आप हम पे छोड़ दो, हम बैंक है, हमारा काम ही है आपको सेवाएं दे। तो भाई ये मेरी सेट प्रैक्टिस, मैं उधारी पे लोगों को माल बेचता हूं, माल बेचने के बाद उनपे क्या ड्रॉ करता हूं, बिल ड्रॉ करता हूं, बिल ड्रॉ करने के बाद वो बिल एक्सेप्ट करके मुझे क्या करता है वापस, और मैं तुरंत वो बिल किसको दे देता हूं, मेरे बैंक को, कि ये रखो अपने पास, ड्यू डेट पे खुद ही याद रख के, तारीख को ध्यान में रख के कहां चले जाना, ड्रॉवी के पास, उससे क्या लेके आना, हॉनर हुआ तो पैसा, और हॉनर नहीं हुआ तो खुद ही क्या करा लेना, इसका नोटिंग वोटिंग क्या करवाना है सब करवा भी लेना, वो मुझे बता दे। अब बैंक भी आपको ये सब सेवाएं मुफ्त में देगा क्या, नहीं। अब जूम पे थोड़ा सा लिमिट है, ये लिमिट है कितने मिनट का, 40 मिनट का, उसके बाद ये लिंक क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। ये सिर्फ आज के दिन आएगा। अगर रिकॉर्डिंग एंड अटेंडेंस एंड कैमरा और आपका एक्सपीरियंस सब कुछ सही रहा तो हम कल से इसका एक अपग्रेडेड वर्जन परचेस कर लेंगे, ताकि हम अनलिमिटेड टाइम तक और अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट के साथ क्या ले सके, जूम मीटिंग्स ले सके। तो अगर ये लिंक बीच में डिस्कनेक्ट हो गई तो मान लेना कि लेक्चर आज का वहीं पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। मतलब दोबारा 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन करने से अच्छा रहेगा। तो भाई मैं बिल भेज रहा हूं, सेंडिंग द बिल टू द बैंकर फॉर क्या, कलेक्शन। ये मैं कभी भी भेज सकता हूँ, 3 महीने की बिल को आज ही भेज सकता, 1 महीने बाद भी भेज सकता, 2 महीने बाद भी भेज सकता, या थोड़ा सा पहले भी बिल्कुल ड्यू डेट पे भी भेज सकता हूँ, ताकि कलेक्शन का काम मैं ना करूं, कौन करे, बैंक। तो ये मैकेनिज्म आपके समझ में आ गया क्या, जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल्स ऑफ एक्सपेंस। जर्नल एंट्री क्या पास करनी है ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर आप ड्रॉवर ऑफ द बुक, कौन हो आप, ड्रॉवर ऑफ द बुक, कि आपके पास एक बार बिल एक्सेप्ट होके आ गया तो आपका मकसद क्या है, क्या आप ही उसको रखना चाहते हो ड्यू डेट तक और खुद ही जाओगे ड्यू डेट पे उसका क्या मांगने, पैसा मांगने, या आप उसको ड्यू डेट से पहले बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करके वो बिल बैंक को दे दोगे, पैसा अपना ले लोगे, बाद में बैंक देखते बैठेगा सामने वाले से कितना लेना है और कितना नहीं लेना। या आप ये बिल अपने पास रखना नहीं चाहते, किसी अपने क्रेडिटर को क्या कर देना चाहते हो, एंडोर्स कर देना चाहते हो, या फिर अपने बैंक को भेज देना चाहते हो कि भाई कलेक्शन वाला जो काम है ना ये तुम लोग कर लो, इतनी फुर्सत मेरे पास नहीं। इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको एंट्री कैसे पास करनी है। आसान है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी 12th स्टैंडर्ड के आपके सीनियर है उनसे पूछ लेना, अगर वो बोले कि आउट ऑफ मार्क बिना झंझट के किसी चैप्टर में मिलते हैं तो वो चैप्टर कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बार समझ में आ गया ना, आप ऐसे यू इतना फ्लुएंटली एंट्रिया पास करोगे कि आप भी बोलोगे कि सर हाँ इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ड्रॉवर कैन रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। On the due date, he presents the bill to the drawee for the payment, which can be honored or dishonored by the drawee. आपने आपके पास बिल रखा, अब इसमें भी एक एंट्री ज्यादा आएगी कि बिल हॉनर हुआ तो क्या, और जो भी एंट्री रहेगी बात वही है, कौन सी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इसके अलावा दुनिया में कोई जर्नल एंट्री बनती नहीं है। कहां से कहां शुरुआत होती है और बातें कैसे आगे बढ़ती है, देखो। एक होता है सेलर, वो सेल करता है गुड्स क्रेडिट पे, किसको, बायर। उसके बाद क्रेडिटर या ड्रॉवर या सेलर, यही व्यक्ति क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है। किस पे ड्रॉ करता है, डेटर पे या ड्रॉवी पे। फिर डेटर और ड्रॉही ही उसको क्या करता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके ये बिल किसको भेज देता है वापिस, सेलर को, क्रेडिटर को या ड्रॉवर। तो वो व्यक्ति जब उसके पास बिल आ जाता है तो उसके लिए वो बन जाता है क्या, बिल रिसीवेबल। वो कहलाता है होल्डर और उसके लिए बन गया बिल रिसीवेबल, और एक्सेप्टर के लिए उसी समय बन गए ये बिल पेएबल। फिर ड्यू डेट तक इंतजार करेगा होल्डर। ये अपन पहली केस कर रहे डिस्कस, जहां पे आप ड्यू डेट तक बिल को क्या करोगे, रिटेन करोगे। होल्डर ड्यू डेट पे पास वापिस वो बिल किसके पास भेजेगा, एक्सेप्टर के पास। उसको बोलेगा कि बिल को प्रेजेंट किया गया है फॉर पेमेंट, साहब इसका क्या कर दो, हमें पेमेंट कर दो। एक्सेप्टर उसके बाद दो काम कर सकते,
ड्रॉवी और एक्सेप्ट और हॉनर द बिल, हॉनर किया तो होल्डर को क्या मिल गया, पैसा, या और एक चीज हो सकती है डिसऑनर कर दी, उसने ड्यू डेट पे क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। ये सब साइकिल घूमेगी कि नहीं घूमेगी। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले तो इसको होमवर्क मार, राइट एज इट इज इन कॉपी। इसको ऐसे कैसे कैसे लिखना है आपको, कॉपी में लिखना है। अगर आज समय अनुमति देता है तो मैं जहां तक हो सकता हूं पढ़ता हूं, नहीं तो फिर आप इसको लिख के लाना, कल के लेक्चर में अपन इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं चालू करता हूं पढ़ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड क्या है, ड्रॉवी, दोनों के बुक में क्या है, ये एंट्री हमें करनी है। यहाँ है बुक्स ऑफ ड्रॉवर या क्रेडिटर, यहाँ है बुक्स ऑफ ड्रॉवी या क्या है, डेटर। अब पहला ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इसकी एंट्री बताने की जरूरत है क्या, क्या एंट्री करोगे, डेटर को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट, और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर ये सेलर के लिए सेल्स है तो बायर के लिए या डेटर के लिए क्या होगा, परचेस। तो वो अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, परचेस को डेबिट और क्रेडिटर्स को क्रेडिट। हो गई पहली एंट्री, और नरेशन में लिखेगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्या, क्रेडिट। इज दैट ओके यहां, पक्का। चल, क्रेडिटर और ड्रॉवर ड्रॉज द बिल एंड एक्सेप्टेंस क्या, रिसीव। अब बिल ड्रॉ करना एक इवेंट है, इसकी कोई एंट्री होती नहीं। हाँ, बिल आपने ड्रॉ किया, भेजा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तब एक व्यक्ति के लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है और एक व्यक्ति के लिए बिल पेएबल। ये पूरा होने के बाद आपने ड्रॉ किया, भेजा और सामने वाले ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। उसके बाद दोनों अपने बुक में एक एंट्री पास करें। अगर मुझे को यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, ड्रॉ भी नहीं चाहिए, डेटर्स अकाउंट चाहिए, और ये चलेगा ड्रॉवर ड्रॉवी ऑब्लिक डेटर कर दो या ड्रॉवर ऑब्लिक क्रेडिटर कर दो। अब मुझे बताओ, बिल के जगह पे अगर चेक मिलता आपको, बिल की जगह पे क्या मिलता बेटा, चेक, तो आप एंट्री क्या पास करते, बैंक अकाउंट को डेबिट और डेटर को क्रेडिट। और वो चेक देता तो एंट्री क्या पास करता, क्रेडिटर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। चेक के जगह वो कैश आपको मिलती तो आप एंट्री क्या करते, कैश को डेबिट और अपने डेटर को क्रेडिट। और ये एंट्री क्या पास करता, क्रेडिटर को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब ना तो कैश है ना तो चेक है, उसके जगह पे एक नया असेट आ गया, क्या है, बिल रिसीव। तो एंट्री क्या होगी आपके पास, व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल कम्स इन। एंट्री पास क्या करोगे, बिल रिसीवेबल को डेबिट, ड्रॉवी को या डेटर को क्या, क्रेडिट। ड्रॉवी को या डेटर को क्या करोगे आप, क्रेडिट करो। और ये व्यक्ति क्या एंट्री पास करेगा, क्रेडिटर को डेबिट, और इसके लिए ये क्या है, बिल पेएबल। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट। मतलब आप देखो इन दो ट्रांजैक्शन के बाद सेलर के बुक में डेटर डेबिट हुआ, सेलर के बुक में डेटर क्रेडिट हुआ, डेटर का बैलेंस क्या हो गया, 0। और डेटर के जगह पे अब एक वर्ड आया है, उसका नाम क्या है इसके बुक में या बैलेंस शीट में, बिल रिसीव। इसके बुक में क्रेडिटर को क्रेडिट हुआ था, क्रेडिटर को डेबिट हुआ, मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में बैलेंस है क्या, नहीं। तो पहले ये बोलता था मुझे पैसे क्रेडिटर को देने हैं, पर अब बोलता है बिल पैसे किसको देने हैं, बिल्स पेएबल को। तो इसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जहां पहले क्रेडिटर दिख रहा था, इसके जगह आप क्या दिखेगा, बिल पेएबल। और सेलर के बुक में जहां असेट साइड में पहले डेटर दिख रहा था, अब इसके जगह पे क्या दिखेगा, बिल रिसीव। इजी है डिफिकल्ट, बराबर है। अब रिटेन बिल हॉनर्ड ऑन क्या, ड्यू डेट। ड्यू डेट तक अपने आप पास ही रखा आपने बिल, और बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया बेटा, हॉनर हो गया। हॉनर हो गया तो आपके पास तो कैश आ गया। अब आप एंट्री करोगे या तो कैश आएगा या तो पैसा कहां आएगा, आपके बैंक। और क्रेडिट किसको करोगे, बिल रिसीवेबल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये व्यक्ति एंट्री क्या पास करेगा, बिल पेएबल को डेबिट और कैश एंड बैंक को क्रेडिट। सो वी स्टॉप हियर फॉर द डे, टाइम हैज बीन ओवर। तो ये पूरी इसके नीचे की भी 2 जर्नल एंट्री आपको लिखनी है वैसे के वैसे, और इसके बाद का पढ़ के इसके आगे की भी जर्नल एंट्री होमवर्क करना। अगला क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क करना।
इलुस्ट्रेशन ऑन रिटेन्ड क्या बिल। ये क्वेश्चन, ये जर्नल एंट्री लिख के इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको क्या है आज, होमवर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So that's enough for the day. Let's meet tomorrow then again. Bye bye. Bye, sir. Bye beta. Bye, sir.